लास्ट टाइम 300 में गया था। So let's begin. See in the last lecture. अच्छा, मुझे एक चीज डिस्कस करनी है टेस्ट के बारे में. Yesterday, unfortunately, we could not conduct the test. Fortunate for you guys, unfortunate for me, it seems. Okay, so not for you, those who had been prepared. So now there are two options for conducting the test, either tomorrow या फिर Sunday morning. What do you think? Tomorrow evening rather than Sunday. What do you think? Tomorrow only. Okay. English class. वही time रे 4 to 7. After that you have English. Sir, I can't do 4 to 7 in class. ये कहाँ से आ गया? The last Thursday भी I missed because you had your full portion तभी 4 to 7. Test also I will miss. Class I will miss because I have 4 to 5:30. नहीं, what time you have class? I have 4 to 7. क्या 4 to 7? 3 घंटा? हाँ. 3 घंटा कौन सा क्लास? No. अरे यार वो अभी लॉ का थोड़ा करो एटलीस्ट. मतलब 12th का कोई क्लास. 12th का कोई क्लास नड़ रहा है क्या किसी को? अदर क्लासेस यू नीड टू मैनेज देम. संडे मॉर्निंग भी क्लासेस रहेगा ही ना, किसी का कुछ ना कुछ रहेगा ही. या तो फिर संडे रखते हैं, आई डोंट माइंड. संडे 11 to 2. हाँ सर, संडे बेटर है. संडे इज फाइन. हाँ सर, संडे. संडे at 11. Sir, tomorrow it's good. Sunday morning, Saturday night. चलो बोलो फटाफट घर वाले. सर संडे बराबर. Tomorrow. Any problem anyone with Sunday? Not sleeping. बारिश आएगा और अरे सर वरना नेक्स्ट ट्यूसडे यही टाइम पे रख लो 4 to 7. और बारिश. अच्छा, कल का एक लॉ लेक्चर नड़ रहा है इसका. और क्या नड़ रहा है 4 to 7 में कल का? मेरा आईटी भी है. IT? What time? It's 7 to 8, but every time you keep a test, I always miss my IT class. अरे but you come in the first batch. There is space. Don't worry. There is space to attend in the first. Okay? For you, I'll make space. Don't worry. So you come in the first batch, and 4 to 7 we'll keep tomorrow then. 4 to 7. Okay? Preparation तो हो चुका था. Last minute due to rains we had to cancel. So और 1-2 दिन मिल गए आपको. आज का दिन है, कल का दिन है. जोरदार करो. 4-5 सम करो प्रैक्टिस. Okay? 4 to 5 sums you write and do more than enough. स्टार मार्क में से 4 से 5 सम लिख के करना है. 20 से 25 मिनट के अंदर होना चाहिए. 2.5 घंटे का काम है. 2 घंटे से 2.5 घंटे का बस. इतना करो. More than enough. Okay? आज नहीं कल. चलो videos on. Videos will be out. Come on. Yesterday the rains are exceptional. ऐसा रेन बॉम्बे में बहुत आता नहीं है. आज ना अभी बंद हो गया ना. हाँ बोले सब मैथ डिपार्टमेंट का एकदम साइंटिस्ट हो गया है सब लोग 2 मिनट में. कल टेस्ट है 4 to 7, सेम स्लॉट सेम टाइम. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू विद शेयर. मैं कल रखने ही वाला था बट आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस वाटर लॉगिंग एंड ऑल. मैं बाहर था तभी तो इसके लिए कैंसिल. मैं तो आने ही वाला था. SVTD घाटकोपर में ये साइड इतना होता नहीं है जनरली. कल था थोड़ा इसलिए तो नहीं रखा ना. फिर अभी है, कल रखते हैं. चलो मानसून में तो बारिश ही गिरेगा और क्या गिरेगा.
चलो इन द लास्ट लेक्चर क्या हो गया मोक्ष का? व्हाट हैपेंड? चलो गिंद्रा भैया, I think we discussed with basic sums of shares, application, allotment, first call, second call. फिर हमने देखा कि कुछ डिफॉल्टर्स होते हैं, कुछ विजय मल्ल्यास होते हैं जो पैसा भरते नहीं है, तो कंपनी पहले तो उनको लेटर्स वगैरह भेजती है कि भैया भर दो भर दो भर दो, फिर भी नहीं भरते तो क्या किया जाता है? फोरफिट किया जाता है। फोरफिचर का मतलब कैंसलेशन। कैंसलेशन में क्या होता है? आपका कैपिटल जो है डेबिट हो जाता है, कम हो जाता है, कॉल इन एरियर क्रेडिट हो जाता है, वो कम हो जाता है, और जो पैसा वो लोग ने भरा हुआ होता है वो हम लोग हड़प लेते हैं, वो कंपनी हड़प लेती है और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है? उसको शेयर फोरफिचर अकाउंट। And what is that share forfeiture for the company? Profit reserve. Bank on the asset, forfeiture on the liability side. That becomes your profit, right? And then again the company does what with those shares? Reissue करके नया लोग से पैसा ले लेते। But reissue generally higher price पे होता है कि lower price? Lower price पे होता है, क्योंकि defaulted shares है, थोड़ा इंसेंटिव होना चाहिए न्यू शेयर होल्डर को पैसा देने का, तो वो लोग लेते तो हैं, कंपनी पैसा बैंक को कैपिटल करती है। अच्छा, रीइश्यू में will you ask the money in parts again? Application, allotment, first call, second call? No. You ask for entire lot at one stroke, पूरा 10 रुपया साथ में मंगवाते हो, and bank to capital is your entry, but बीच में लॉस हो जाता है क्योंकि कम प्राइस पे इश्यू हो रहा है। वो लॉस कहाँ से उठाती है कंपनी? शेयर forfeiture. Basically the entry is loss to capital and share forfeiture to loss. Don't write off that loss to P&L. Write off that loss to share forfeiture. Logical है। अपना रोजमर्रा का कमाई में से क्यों निकालना? जो पिछले शेयर होल्डर का पैसा पड़ा था उसमें से लॉस एडजस्ट कर लो, बराबर है, उसी में से निकाल लो, थोड़ा रिजर्व कम कर दो वहां से, ठीक है। तो वो लॉस जो है आपका लिया जाएगा फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके, शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर। नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर 6. कैन यू ऑल सी दैट सम नंबर 6? एक्टिव कंपनी. But what is the peculiarity in this? સર આપણને જે હમણાં સમ્સ છે જે બી બધા તો એ સમ્સ આપણને ઓલું ફેસ વેલ્યू પર જ છે ને પ્રીમિયમ નથી ના? नहीं, अभी तक प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक ऑल द इश्यूज आर एट फेस वैल्यू। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं है। और More shares are applied for. और पेक्यूलर चीज नहीं दिख रही है? Shares were rejected. रिजेक्टेड तो ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स मेन चीज। हम लोग अभी तक कौन से शेयर्स के साथ डील कर रहे थे? इक्विटी शेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ओके। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमने देखा अभी, ठीक है, हु इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? रियल ओनर ऑफ द कंपनी आर इक्विटी शेयर। So when we talk about shares in general, we are talking about equity share, ठीक है। तो 99% of the companies they will issue only equity shares, but there are chances that company may issue preference shares also. What is the difference between the two? Let's understand that. Preference and equity. Objectives में काम आएगा आपको, objectives के लिए काफी important है। Preference shares और equity shares के major difference क्या होता है? Preference shares and equity shares दोनों शेयर्स है, मतलब बोथ आर ओनर्स। शेयर होल्डर्स आर व्हाट? ओनर्स। दोनों ओनर्स है कंपनी के, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, वो डिविडेंड रेट प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स्ड होता है। दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूं, कंपनी ने इश्यू किया, आप शेयर होल्डर हो, आपने इन्वेस्ट किया, आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर नहीं खरीदे। क्या खरीदे? प्रेफरेंस शेयर। लेट अस से यू हैव परचेज्ड 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 जनरली फेस वैल्यू 100 रुपया होती है, प्रेफरेंस शेयर की 100 होती है, इक्विटी की जनरली 10 होती है। तो 1000 रुपए के 100 शेयर अगर आपने खरीदे, जैसे इक्विटी से पैसा रेस करती है,
वैसे ही प्रेफरेंस रेज करती है, ओनर का ही पैसा है, बैंक तो कैपिटल ही है, एंट्रीज में कोई फर्क नहीं, खाली नाम चेंज हो जाता है, इक्विटी का प्रेफरेंस हो जाता है, एंट्रीज आर ऑल सेम। तो 1000 रुपए के 100 शेयर खरीदे तो ये हो गया 1 लाख रुपया। अभी इस पे रेट ऑफ डिविडेंड सपोज 9% है, मतलब आपको हर साल 1 लाख पे 9% मिलेगा, 9000 रुपीज आपको डिविडेंड कंपनी दे देगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बट इक्विटी पे देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब इक्विटी पे कभी 9% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, 100% भी मिल सकता है, या 0% भी मिल सकता है। इक्विटी पे कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब दे आर द रियल रिस्क बेयर, दे आर द रियल ओनर। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, उसमें से पहले दे विल गिव द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट्स व्हाई द नेम प्रेफरेंस, दैट्स व्हाई द नेम प्रेफरेंस। तो ये जो 9% है वो पहले किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कंपनी ने सपोज प्रॉफिट कमाया है 50,000 रुपीज, कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। कितने का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने? 50,000। तो बिजनेस करके 50,000 का प्रॉफिट कमाया। उस 50,000 में से 1 लाख का 9%, 1 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी, उसका 9% कितना होता है? 9,000। तो पहला डिविडेंड किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 9,000। ये बचा हुआ है ना 41,000, दिस बिलोंग्स टू इक्विटी, दिस बिलोंग्स टू इक्विटी। तो कंपनी इसमें से 41 में से 11,000 भी दे सकती है, 12,000 भी दे सकती है, 20,000 भी दे सकती है, 25 भी दे सकती है, 30 भी दे सकती है, उसकी मर्जी। सो वॉट एवर द प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आउट, दे ऑल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। So equity shareholder पे rate of dividend is never fixed, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझा प्रेफरेंस और इक्विटी में? प्रेफरेंस में रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट। कंपनी चाहे 50,000 का प्रॉफिट करे कि 5 लाख का प्रॉफिट करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलने वाला है? 9% ऑफ दैट कैपिटल, 1 लाख फेस वैल्यू का 9%, दैट इज 9,000। उनको 9,000 ही मिलेगा। बचा हुआ 4,91,000 किसको जाएगा? ये इक्विटी। इसमें कंपनी कितना भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है 4,91,000 में से, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक का डिविडेंड दे सकती है। बिलोंग्स टू होम? इक्विटी। एंड रेस्ट ऑफ द मनी इट कैन पुट इट बैक टू द बिजनेस फॉर एक्सपेंशन। इज दिस क्लियर? सो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है, यहाँ पे फिक्स्ड होता है। नंबर 2, प्रेफरेंस। पहला डिविडेंड किसको जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट किसको जाता है? इक्विटी को जाता है। इज दिस क्लियर? तीसरा मेन डिफरेंस, जब कंपनी बंद होती है, आपने अभी अभी किया डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो आप लायबिलिटी, पहले एसेट सेल करते हो, फिर लायबिलिटी चुकाते हो। लायबिलिटी चुकाने में आप प्रेफरेंस रखते हो। पहले आप सिक्योर्ड लायबिलिटी चुकाते थे, बाहर वाले, याद है, सिक्योर्ड लोन। फिर आप अनसिक्योर्ड को रेशियो में, बैंक कोडी, क्रेडिटर्स वगैरह, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में हम लोग ये फॉलो करते थे। और फिर बचा हुआ पैसा पार्टनर लोन और फिर कैपिटल, बराबर है? ओनर को बाद में जाता है, पहले बाहर वालों को जाता है। कंपनी भी वैसे ही चलती है, कंपनी का भी लिक्विडेशन होता है, बंद हो जाती है, बंद डिसॉल्व होती है, तो बाहर वालों को आप चुका देते हो पहले। फिर जब ओनर को चुकाने की बारी आती है, बाहर वालों को पैसा देने के बाद ओनर को जब पैसा देने की बारी आती है, उसमें सबसे पहला पैसा किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस को। और फिर बचा हुआ पैसा किसको जाता है? इक्विटी। से फॉर एग्जांपल आपके एसेट्स बेच के आपको 10 लाख रुपए मिले, उसमें से 4 लाख रुपया लोन, 4 लाख रुपया लोन चुका दिया, बचा 6 लाख। 6 लाख में से पहला 1 लाख रुपया जाएगा आपका इसको प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस, दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। तो डिविडेंड पे करते वक्त भी पहला डिविडेंड किसको जाएगा? प्रेफरेंस, लेकिन वो डिविडेंड फिक्स रेट है। लिक्विडेशन के वक्त भी जब कंपनी बंद होगी, तब बाहर वालों को तो पहले ही चुकाया जाएगा, बाहर वालों के बाद जब घर वालों की बारी आएगी, शेयर होल्डर की बारी आएगी, तब उसमें पहला पैसा किसको दिया जाएगा?
प्रेफरेंस, उनका जो भी पैसा है कैपिटल वो चुका दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा, फिर जो बचा हुआ है वो इक्विटी को, बचा कि ना बचे, ऐसा भी हो सकता है इक्विटी को कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ज्यादा मिले, इक्विटी पे कभी कुछ मिलना फिक्स नहीं होता। दैट्स व्हाई रियल ओनर्स एंड रियल रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तुम सोचो, तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो एक कंपनी के और तुम एक कंपनी के इक्विटी शेयर हो। जिस कंपनी में तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे कि कम प्रॉफिट करे? विल यू बी इंटरेस्टेड इन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी? तुमको अपना 9% से मतलब है, जो आया वो ले लो, वही आने वाला है 9%, ज्यादा कमाए कि कम। लेकिन अगर तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो, तुम तो चाहोगे कंपनी ज्यादा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, ग्रो करे और एक्सपैंड करे। क्यों? जो ज्यादा बचा हुआ माल है वो किसको जाने वाला है? इक्विटी को जाने वाला है। बचा हुआ पूरा माल गोes to equity. They are the real owners. That's why the fourth point of difference in the AGMs, annual general meeting जो conduct होती है, annual general meeting मतलब शेयर होल्डर मीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, सब डे टू डे डिसीजन नहीं ले सकते, हजारों लोग एक कंपनी का डिसीजन नहीं ले सकते। So they elect chairman, board of director, MD, CEO, ऑडिटर, लोग सिलेक्ट करके चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं और कंपनी मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेते हैं। तो एजीएम में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मेजर वोटिंग राइट से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? वोटिंग राइट्स, 1 शेयर 1 वोट, वोटिंग के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये वोटिंग राइट्स किसके पास होती हैं पता है आपको? ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपको वोटिंग राइट दिया जाए कि भैया कंपनी के लिए बेटर सीईओ कौन होगा, बेटर एमडी कौन होगा, क्या आपको फर्क पड़ता है? आईनी मिनी माइनी मो करके डाल दोगे, कोई भी करे, मेरे को तो 9% ही मिलने वाला। So they are the least bordered people in management of the company. Is this clear? तो वोटिंग राइट्स किसको रहता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। रियल ओनर्स कौन है? इक्विटी। रियल रिस्क बेरर्स कौन है? इक्विटी। ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी किसका? इक्विटी का। ज्यादा लॉस हुआ तो भी किसका? इक्विटी का। प्रेफरेंस का क्या लॉजिक है? प्रेफरेंस को खाली प्रेफरेंस मिलता है, हाँ तेरे को पहला मिले, ले खुश रहे, लेकिन क्या मिलेगा उसको? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला। और डिविडेंड भी है ना, प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड होता है। डिविडेंड इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। कंपनी में अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलता है, लॉस है तो डिविडेंड भी नहीं मिलता, लॉस है तो डिविडेंड भी नहीं मिलता। लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट गिव डिविडेंड, ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैन गिव। तो प्रॉफिट में भी उसको खाली प्रेफरेंस है, उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ मिलेगा डिविडेंड। ऊपर से बचा हुआ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो लॉस है, वो सब किसको बिलोंग करेगा? इक्विटी। इक्विटी एंड इक्विटी। इज दिस क्लियर? यस। कैपिटल ट्रेस करने का, अगर देखो एपिटाइट होती है ना आपकी, रिस्क एपिटाइट होती है, मतलब कि किसी को रखता है कि नहीं मेरे को सेफ चाहिए, मेरे को पैसा एकदम सेफ चाहिए, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मेरे को पहला मेरा 9% मिल गया, आई एम सेफ, मेरे को ज्यादा मगजमारी में पड़ना नहीं है। तुम थोड़े एकदम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं, और कोई होते हैं रिस्क है तो इश्क के टाइप्स, ज्यादा रिस्क लो ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे वो टाइप के। तो प्रेफरेंस में थोड़ा सा आपका रिस्क कम हो जाता है। थोड़ा सा रिस्क क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलता है ना डिविडेंड। इक्विटी से उसमें मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे डील होंगे? नहीं। इक्विटी शेयर्स क्यों होते हैं डील? क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो उनको बिलोंग करेगा, और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो वेरिएबल है, इतना भी बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली दूसरे लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्यादा प्राइस देके खरीदने में। लेकिन प्रेफरेंस का तो मालूम है, साला कंपनी 100 करोड़ कमाए कि 200 करोड़ कमाए कि 1000 करोड़ कमाए, उनको तो उतना ही मिलने वाला है। तो क्या डील होगा मार्केट में? फिक्स डिपॉजिट डील होता है मार्केट में? क्यों नहीं होता? फिक्स डिपॉजिट पे रेट कितना है? 5%, उतना ही मिलेगा। तुम्हारे पास एफडी है, उसके पास एफडी है कि इसके पास एफडी है, 5% ही मिलने वाला। तो क्या ये बोलेगी मेरे को तेरी 50,000 की एफडी 60,000 में दे? ये बोलेगा मेरे को 50,000 की 70,000 में दे?
वो डील होने वाला, क्योंकि उसकी कोई डिमांड होने वाली नहीं है। डिमांड किसकी होती है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स की। डील कौन से होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होके? इक्विटी शेयर्स। क्यों? ज्यादा डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली दूसरे लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए भाव बढ़ेगा या घटेगा, व्हाटएवर इट इज। प्रेफरेंस शेयर्स आर नेवर डेल्ट विथ इन स्टॉक मार्केट्स। प्रेफरेंस शेयर खाली एक छोटा सा, इसलिए मैंने बोला 95% ऑफ द कंपनीज दे इश्यू ओनली इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का इश्यू बहुत कम हो गया आज। इससे अच्छा डिबेंचर ले लो। कंपनी जो लोन लेती है ना, उसको डिबेंचर बोलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर से बेटर ऑप्शन इज डिबेंचर। डिबेंचर में क्या होता है? डिबेंचर मतलब आपने कंपनी को लोन दिया, वो भी इसमें नहीं, आपको सीए फाउंडेशन में इश्यू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर क्या होता है? जैसे आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कंपनी को कैपिटल मिला, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कंपनी को कैपिटल मिला, वैसे आप कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी के डिबेंचर खरीद सकते हो। मतलब आपने कंपनी को लोन दिया है, कैपिटल नहीं दिया, लोन दिया है। जैसे सोल प्रोप्राइटर खुद का कैपिटल डालता है और बैंक से लोन लेता है, वैसे कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस से कैपिटल रेस करती है और डिबेंचर के थ्रू लोन रेस करती है। तो आप डिबेंचर भी खरीद सकते हो कंपनी के, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें भी इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। जैसे लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ब्याज फिक्स रहता है ना, आपको बैंक को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे डिबेंचर का भी इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, लेकिन इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ, जब कंपनी चाहे प्रॉफिट करे या लॉस, इंटरेस्ट तो जक मार के देना। डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा नहीं है। डिविडेंड कब दिया जाता है? प्रॉफिट्स में दिया जाता है। इंटरेस्ट वेदर प्रॉफिट और वेदर लॉस, जक मार के देना पड़ता है। तो प्रेफरेंस से बेटर ऑप्शन होता है डिबेंचर। लीस्ट रिस्क टेकिंग। एक तो पैसा आपने लोन में दिया है, अच्छा कंपनी को देना होना चाहिए, ओके? तो लोन में दिया तो टेंशन नहीं, आपका लोन है, वो मार्केट में डील नहीं होगा, कुछ फ्लक्चुएट होगा नहीं आपका ज्यादा भाव, और रेट फिक्स रेट से आपको पैसा मिलते रहेगा। इसमें भी रिस्क रहता है। अभी हुआ ना जो कांड, IIFL, DHFL, जी का हुआ, उसमें कंपनी उठ गई, मतलब पूरी बैंकरप्ट हो गई, तो आपने किया लिक्विडेशन, अभी अभी डिसोल्यूशन। अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और लॉसेस हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन्स भी चुका नहीं पाओ, डेफिशिएंसी। जनरली दे आर सिक्योर्ड, बट मेनी ऑफ द डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड। लोन्स, बैंक लोन हमेशा सिक्योर्ड है। डिबेंचर्स जो होता है ना, दोनों सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिबेंचर मोस्टली अनसिक्योर्ड ही डालता है, क्योंकि बैंक से सिक्योरिटी देने का लफड़ा नहीं, तो वो बैंक से ही लोन ले लेगा, उसके पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं रहता है, इसके लिए वो पब्लिक के पास जाता है। मतलब पब्लिक थोड़ी सिक्योरिटी मांगता है, पब्लिक तो ऐसा पैसा दे देगा। तो होते हैं जेन्युइन अच्छे कंपनी वाले सिक्योर्ड डिबेंचर भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, बट ज्यादातर डिबेंचर क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड। विदाउट एनी सिक्योरिटी आप पब्लिक से लोन ले लेते हो। और इसमें लोचा क्या होता है? जब लॉस मेकिंग कंपनी हुई तो आपका ये पैसा भी गया। किया है ना हमने अभी अभी डिसोल्यूशन में, पैसा ही नहीं है, क्रेडिटर बिल्स पेबल को थोड़ा पे किया, थोड़ा डेफिशिएंसी, पूरा पे नहीं कर सकते। 10 लाख रुपया डाला, तेरे को 5 लाख रुपया मिला, हो तेरा अच्छा हुआ। तेरे को 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, इसके लिए तूने पैसा डाला, अब तेरे को 10 इंटरेस्ट तो गया, 10 में से तेरे को 5 वापस मिल रहा हो, अच्छा बात। मतलब रिस्क है कंपनी में, डिबेंचर्स में पैसा डालने में भी रिस्क होता है। हाँ। ना ना ना, इसमें कीधु ना, कंपनी देखो प्रॉफिट हुआ है ना, तो जक मार के इनको देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, तो देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए तो देगा। किसको? खाली प्रेफरेंस। इक्विटी पे कोई फिक्स रूल नहीं है, वो तो डिक्लेयर करेगा तभी मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं। प्रॉफिट हुआ तो इनको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को देना, लॉस में इनको नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस को डिविडेंड पे ही मिलता है ना, और डिबेंचर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिबेंचर को भी फेस वैल्यू पे ही मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोन है। डिबेंचर आर लाइक लोन। आप एक ही बंदा होके
एक ही पर्सन, लेट अस से हर्ष कैन बी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, he can be preference shareholder of Reliance, he can be debenture holder of Reliance. Same person can play all the three roles. पैसा है, आपने 1 लाख रुपए का इक्विटी लिया है, 1 लाख का प्रेफरेंस लिया है और 1 लाख का डिबेंचर, तीनों होल्ड कर सकते हो आप। डिबेंचर पे आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रेफरेंस पे अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तब इनकम माइनस एक्सपेंस करके तब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, और उसके बाद कंपनी अगर इक्विटी पे डिविडेंड डिक्लेयर करे तो आपको इक्विटी डिविडेंड मिल जाए। देखो कैसा रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मार्केट में जब भी रिसेशनल टाइम चालू रहता है ना, तभी बैंक कंजर्वेटिव हो जाता है, जो कि चल रहा था 2018 से लेके 19-20 तक, और फिर धड़ाक से कोरोना आया, तभी तो बड़ा रिसेशन आया। तो तभी क्या है, बैंक बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है, दिवाला निकलने वाला है कंपनी का, साला हम काय को पैसा दे कंपनी को, लोन्स वगैरह हम काय को दे, तो कंपनी के लिए लोन्स के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि बैंक्स आर वेरी मच रिस्क एवर्स। बैंक तो 1000 बार चेक करेगा तुम्हारा कंपनी आके, फिर तुमको लोन देगा। ये एसबीआई जैसा पोपलू लोग बहुत कम रहता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, दे आर वेरी पोपलूज बिकॉज दे आर लीस्ट बॉदर्ड इन द मनी ऑफ द पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड जो भी बैंक्स होते हैं, दे आर वेरी ईगल्स, सब चेक वेक करके ही लोन देगा तुम। बहुत कानाकानी रहता है उनका। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, तुम्हारा एक्सिस बैंक, येस बैंक वाज एन एक्सेप्शनल sad example of private sector bank, but otherwise they are prudent compared to public sector, उसमें भी निकल जाता है। तो जनरल सिनारियो ऐसा है कि आपका रिसेशनल पीरियड में लोन्स मिलता तो बकरा ढूंढना पड़ता है, और बकरे कौन होते हैं? पीपल, जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक में कंपनीज क्या करती हैं? डिबेंचर्स इश्यू करती हैं। तो आप देखोगे रिसेशनल पीरियड में बहुत डिबेंचर इश्यू, बहुत 15, 20, 25, 30 कंपनियां डिबेंचर से पैसा रेज करती। फिर बूमिंग मार्केट आ जाएगी तो अभी डिबेंचर की जरूरत नहीं, अभी बैंक से लोन आ रहा है, अभी लास्ट 1-1.5 साल से बूम चल रहा है आफ्टर अप्रैल, तो अभी डिबेंचर इश्यू बहुत कम हो गए। वापस थोड़ा बहुत मार्केट डाउन होएगा, रिसेशन चालू हो जाएगा, वापस डिबेंचर्स के इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं दोनों के। उसमें सिक्योरिटी ज्यादा लगती है, इसमें सिक्योरिटी नहीं लगती है। उसमें आपका पैसा लेने में बोला ना, बैंक बहुत आनाकानी करता है, फॉर्मेलिटीज करता है। डिबेंचर में फॉर्मेलिटीज थोड़े कम हो जाते हैं, पब्लिक से रेज करना है, और आपको थोड़ा, मेरे को 10 करोड़ का लोन देना है, आपको तो खाली 10,000 का देना है, ये 10,000 का देगा, ये 10,000 का देगा। आप जितने डिबेंचर खरीदोगे उतना आपने मुझे लोन दिया है। तो ये डिबेंचर स्कैटर हो जाते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल में स्कैटर हो जाते हैं। दैट जैसे शेयर्स हजारों लोग खरीद सकते हैं, डिबेंचर भी हजारों लोग खरीद सकते हैं। सेंट्रल बैंक बोलता है कि रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज लिक्विडिटी, तो फिर लोन क्यों देते हैं? इंसेंटिव नहीं है ना, रिड्यूस द रेट इसके लिए किया जाता है कि कंपनी बोरो करे, बट रिस्क रहता है ना बैंक को सामने, दे तो देगा, पैसा ही डूब गया तो, इसीलिए और इंसेंटिव थोड़ा और कम, फिर फ्लो चालू होता है। एक लिमिट है, वो साइकिल ही है, इंटरेस्ट रेट का साइकिल ही रहता है। एवरीथिंग इज साइक्लिकल। तुम पास में से भी देखेगा ना, एक पॉइंट टाइम आता है कि जहाँ पे सबको लगता है सब खराब होने वाला है, कुछ होएगा नहीं, बेकार होएगा, फिर एक हीरो निकलेगा, वो धंधा करने का चालू करे, बाहुबली, ये धीरे धीरे उसके साथ सब एक रस्सी पकड़ के बढ़ते जाता है। फिर आता है साइकिल, सबको लगेगा सब अच्छा होएगा, लोन देने का चालू होएगा, कंपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, धंधा बढ़ाएगा, सेल्स होएगा, परचेज होएगा, आउटपुट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा, पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ते फिर आरबीआई बोले अरे बहुत महंगाई बढ़ गया, चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मतलब कंपनी को लोन एक्सपेंसिव हो गया, कंपनी लोन लेने का कम करेगा, एक्टिविटी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम, पब्लिक के हाथ में पैसा, इन्फ्लेशन विल कम डाउन। तो ये आरबीआई को मैनेज करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड अनअटेनेबल ट्रिनिटी बोला जाता है। 3 चीज को बैलेंस करके रखना पड़ता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसमें 3 में से कोई भी 2 टैकल हो सकता है एट एनी पॉइंट, तीनों कभी भी टैकल नहीं हो सकता।
या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेगा, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल ट्रिनिटी। तीनों में कभी भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम आता नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, अभी कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन घट जाएगा। वैसे ही जब अभी कम है तो लिक्विडिटी फ्लो ज्यादा है, लिक्विडिटी फ्लो ज्यादा है तो आपका फॉरेन करेंसी वीक हो जाएगा, डॉलर का भाव आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, रुपये का भाव घटते जाएगा, 73, 74, 75 होते जाएगा। यही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सब लिक्विडिटी क्रंच कर दिया तो मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लेकिन साला रिसेशन आ सकता है, पब्लिक के हाथ में इंसेंटिव नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कंट्री में, ऐसा हो जाता है। तो ये अनअटेनेबल है, इसलिए बीच बीच में लीवर बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। आप बोल रहे कि ज्यादा लिक्विडिटी होगा तो करेंसी वीक हो जाएगी, बट यूएस में पानी में छाप हो रहा है, उसकी ट्रेजरी खत्म होने को आई है, फिर भी 70 ऊपर ही। वो थोड़ा है ना, अभी एक और उसमें डेप्थ कंसेप्ट जाता है इसमें। यूएस ने क्या किया है, जितना भी छापा है ना करेंसी, अभी कोरोना का टाइम में तो सबने ही छापा है, सबने 30% एक्स्ट्रा लिक्विडिटी छापा, बट यूएस के छापने के बाद भी उसकी करेंसी इतनी स्ट्रांग होने का पीछे मेजर रीजन उसका डिफेंस। ही इज द गुंडा ऑफ वर्ल्ड। यूएस का डिफेंस एक्सपेंडिचर इज अराउंड $500 बिलियन सब, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आता है चाइना, जिसका आता है कुछ $150 बिलियन की $200 बिलियन से आधे से भी कम, और तीसरा रशिया, उसका $50 बिलियन। तो मतलब कल उठ के उसका कुछ भी हुआ, अभी गुंडा है तुम्हारा एरिया में कोई, वो कुछ भी करे, कितना भी कर्जा ले, तुम क्या जाएगा क्या उससे? इट इज लाइक वर्ल्ड का गुंडा, व्हाइट कॉलर गुंडा। तो कभी उसका डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन करेंसी का होने का चांस, कल उठ के कोई भी कंट्री में न्यूक्लियर डाल देगा, खत्म, पक्का फटाफट है। तो दैट इज द बैक, इसलिए वो इतना स्पेंड करता है ना आर्मामेंट्स पे, उसका बजट का 25-30% वो डिफेंस बिल्टअप, आर्मी नेवी सबको बना के रखा हो। वो दिखता नहीं है बाहर, बट दैट इज द पीछे का रीजन। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है यूएस के पास अभी डिफेंस। नहीं हो सकता, उसको लोन्स मिलते ही रहता है, गुंडे को मना थोड़ी करेगा कभी। गुंडा इन द सेंस नॉट बिकॉज ऑफ फियर, ऐसा नहीं है कि ओनली बिकॉज ऑफ फियर, बट उसकी जो कंपनीज है, उसका जो जीडीपी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। इट इज हैविंग $20 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी, इंडिया के 7-8 टाइम ज्यादा है उसका, 24-25 हो गया रहेगा, मोर देन $20 ट्रिलियन। तो उसका कंपनीज, उसका बिजनेस, अभी एक एप्पल कंपनी है ना, एप्पल एक कंपनी यूएस का, उसका जो रेवेन्यू है ना, एक साल में जो रेवेन्यू सेल्स, इट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 70 कंट्रीज का जीडीपी। इंडिया का जीडीपी है ना 2.3 या $2.5 ट्रिलियन जितना हो गया है, उतना उसका रेवेन्यू एक कंपनी। इंडिया के सभी लोग पूरे साल में जितना कमाते हैं, प्रॉफिट नहीं, सेल्स, उतना वो अकेला एप्पल का। ऐसा फेसबुक है, अमेज़न है, टेस्ला है, तो देयर आर ह्यूज जीडीपी आल्सो। तो पीपल हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट के भैया अपने पैसे निकल जाएंगे, फ्यूचर इज ब्राइट। बहुत रिसोर्सेस, एरिया बहुत है, वास्ट एरिया, अनएक्सप्लोर्ड, पॉपुलेशन बहुत कम है, खाने वाले लोग बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। चलो सर, हाँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर को अगर पैसा नहीं हुआ है तो नहीं मिलता है ना, पर डिबेंचर्स होल्डर को मिलता है, राइट? देखो, लिक्विडेशन के टाइम पे शी इज आस्किंग कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा कि नहीं, लेकिन डिबेंचर होल्डर को तो मिल जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। मैंने आपको अभी बताया, हम लोग करते हैं ना लिक्विडेशन डिसोल्यूशन, क्या हर बार हमने क्रेडिटर बिल्स पेबल को पे किया है? हाँ, बट कैपिटल लास्ट में होता है, पहले लोन्स वगैरह होते हैं, बट क्या हमने क्रेडिटर बिल्स पेबल को पूरी तरीके से पे किया ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में? तो कंपनी भी जब बैंकरप्ट हो जाती है तो पूरे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो मिलता है ना, ये लोग तो इसी हवा का कुछ मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ भी कंपनी ने बैंक से लोन भी लिया है और डिबेंचर से भी पैसा उठाया, लोन चुकाने में पूरा पैसा खत्म, डिबेंचर को भी तंबूरा। डिबेंचर को भी ऐसा हो सकता है 1 भी रुपया हो सकता है, कंपनी ऐसे बैंकरप्ट भी हुई है
Bankruptcy है boss. Bankruptcy means what? You do not have sufficient assets to pay off your external liabilities. तो कुछ external liability आप चुका सकते हो, कुछ आप नहीं चुका सकते, उनको जाना पड़ता है घर पे ठेला लेके, ऐसा रहता है। तो पहला प्रेफरेंस डिबेंचर्स होल्डर को दिया जाता है ना? पहला प्रेफरेंस लोन्स वगैरह, उसमें लोन्स में कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं, उससे भी पहले लिक्विडेटर का पैसा, उससे भी उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट का टैक्सेस, गवर्नमेंट का एक्साइज, गवर्नमेंट का जीएसटी का एक्सपेंसेस, वो सब गवर्नमेंट का आता है। फिर एम्प्लॉय ड्यूज आता है, आपके एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह देनी बाकी है वो चुकाओ। फिर सिक्योर्ड लोन आता है, फिर अनसिक्योर्ड लोन, उसमें डिबेंचर, डिबेंचर के बाद क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, उसके बाद प्रेफरेंस, उसके बाद ऐसा। ये सब एम्प्लॉय में आता है। सबसे पहला जब कंपनी बंद होती है ना, तब गवर्नमेंट का टैक्स चुकाने का, फिर एम्प्लॉय को चुकाने का, फिर सिक्योर्ड लोन बाहर वाले की लायबिलिटी, फिर अनसिक्योर्ड, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर। ये आएगा आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आएगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों सेम ही होते हैं। कंपनी जब इश्यू करती है उसको डिबेंचर बोला जाता है, डिबेंचर को बॉन्ड्स भी बोला जाता है, वन एंड द सेम नेम। गवर्नमेंट जब इश्यू करती है तब हम उसको खाली बॉन्ड्स, उसको डिबेंचर नहीं। गवर्नमेंट इश्यू करती है तो बॉन्ड, कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट करता है तो बॉन्ड, कंपनी करती है तो बॉन्ड भी बोलते हैं, डिबेंचर भी। फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रिटर्न मिलता है ना, फिक्स्ड लोन, उसको बॉन्ड, बॉन्ड या डिबेंचर। हाँ, अबे गवर्नमेंट कितना लोन लेके रखता है अपना, हर एक चीज के लिए बॉन्ड्स इश्यू करते ही रहता है। आरबीआई बॉन्ड आते ही रहता है, गोल्ड बॉन्ड, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, हर एक साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने रेस करते ही रहता है पैसा। प्रोजेक्ट के लिए रहता है, कुछ डैम बनाने का है, कुछ हाईवे बनाने का है, कुछ ब्रिज बनाने का है, अपना गवर्नमेंट कंगाल ही रहता है, घड़ी घड़ी पैसा लेते ही रहता है। चलो, लेकिन उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कुछ 7%, 7% देता है गवर्नमेंट, एफडी से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। Coming back to our question number 6, Active Company Limited. Listen now. Active Company Limited issued 5,000 preference shares of 100 each. देखो, चाहे आप preference issue करोगे, चाहे आप equity, entries will remain same. Entries will remain same. आपको खाली नाम चेंज करके क्या कर देना, इक्विटी का प्रेफरेंस कर देना है, ठीक है? लेकिन पढ़ो, प्रॉब्लम पढ़ो। फेस वैल्यू क्या है शेयर का? 100 रुपये, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है? अभी 20 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना रहेगा? ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000 प्रेफरेंस शेयर। मुझे बताओ, इज इट ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब? ओवर सब्सक्राइब, बराबर है। आता हूं उस पे। पहले तो आपने 5 का 6 आ गया, तो ज्यादा पैसा आया कि कम? दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। आज तक हमने प्रॉब्लम में किया है ओवर सब्सक्रिप्शन, किया है? उसमें कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन आया है? नहीं। या तो इट वाज अंडर सब्सक्राइब, या तो इट वाज सब्सक्रिप्शन एट पार। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा पैसा आ गया। ज्यादा आ गया ना, तो कंपनी ज्यादा रख नहीं सकता, ऐसा बोलेगा 6,000 आ गया, चलो 6,000 का इश्यू का एंट्री कर ले, ऐसा कर नहीं सकते। इंडिया में इट इज नॉट अलाउड। यूएसए में ग्रीन शू ऑप्शन करके होता है, यूरोप में और 10 ऑप्शन, 10% का ऑप्शन रहता है, मतलब 15% ज्यादा तक वो पैसा ले सकता है। इंडिया में 1% भी ज्यादा ले नहीं सकता। अगर आपने 5,000 शेयर इश्यू किए हैं तो आपको 5,000 शेयर पर ही पैसा लेने का, 6,000 पे आप ले नहीं सकते। तो 1,000 शेयर का क्या करने का? कंपनी के पास 2 चॉइसेस होता है। क्या 2 ऑप्शंस होता है? सुनना ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट। 1,000 शेयर्स को रैंडमली उठाओ। रैंडमली मतलब उसका क्राइटेरिया रहता है, मैं बताऊंगा क्या रहता है। क्राइटेरिया क्या है? इट्स बेसिकली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। इस भाई ने 50 एप्लीकेशन किया, इसने 50 किया, इसने 50 किया, उसने 100 किया, उसने 100 किया, इसने 100 किया।
तो 100 वाले को रख देगा, 50 वाले को रिजेक्ट, क्योंकि दे आर लेस इंटरेस्टेड इन द कंपनी। ऑब्वियसली 50 वाले करना पड़ता है। तो ऐसा स्लो आप ग्रुपिंग कर देते हो। जो ज्यादा एप्लीकेशंस वाले होते हैं उसको एक्सेप्ट, कम वाले होते हैं उसको रिजेक्ट। आज की तारीख में ये प्रॉब्लम कभी आता नहीं है, क्योंकि कोटाज अलग से बनाया हुआ है, रिटेल और सब में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। तो आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में तो साला पूरा पैसा मांगने के बाद तुमको मैंने 100 शेयर का पैसा मांगा है, तुम 10,000 शेयर का पैसा दे दिया। दिस इज द सिचुएशन एट प्रेजेंट। तो 10:1 एक शेयर जाता है, बाकी का रिजेक्ट। हाँ, बूमिंग नहीं, मतलब कोई भी मार्केट में रिसेशन में आए ना तो भी ओवर सब्सक्रिप्शन ही आता है। ऐसा है, पैसा कम रहती है, प्राइस कम रहता है, लेकिन ओवर सब्सक्राइब भी होता है, प्रेजेंट डे इश्यूज जितना भी रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी के पास दो चॉइसेस है। आप एक्सेस जो भी शेयर्स पे पैसा आया है, या तो उसको क्या करो, रिजेक्ट करो, कंप्लीट रिजेक्ट करो। क्या करो, कंप्लीट रिजेक्ट करो। मतलब 1000 शेयर्स को सिलेक्ट करो और उनको बोलो कि भैया आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, ये लो आपका पैसा वापस। आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, ये लो आपका पैसा वापस। कंप्लीट रिजेक्ट। या तो दूसरा ऑप्शन होता है प्रो रेटा। दूसरा ऑप्शन होता है प्रो रेटा। ये प्रेजेंट डे में सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। प्रेजेंट डे में ये ऑप्शन अप्लाई होता है। प्रो रेटा का मतलब क्या, कि मैंने आपको बताया, आपने 100 शेयर अप्लाई किए। मैंने समझो 100 शेयर मंगवाए थे, आपने 1000 का एप्लीकेशन कर, मैंने 100 मंगवाए थे, आपने 1000 का अप्लाई कर दिया। तो मतलब कितना गुना किया आपने, 10 टाइम्स दे दिया मेरे को। तो हर एक शेयर होल्डर को प्रो रेटा में शेयर अलॉट होंगे, किसी को निराश नहीं किया जाए। रेशियो में 1:10। जिसने 10 शेयर अप्लाई किए हैं उसको 1, जिसने 20 किए हैं उसको 2, जिसने 30 किए उसको 3, जिसने 40 किए उसको 4। हर एक को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट होंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेट। तो कंपनी के पास दो चॉइसेस होता है, या तो रिजेक्शन या तो प्रो रेटा। प्रेजेंट डे में कौन सा अप्लाई होता है, प्रो रेटा। रिजेक्शन बहुत रेयरली होता है, जब बहुत गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तभी रिजेक्शन मिलता है। अदरवाइज रिजेक्शन जनरली मिलता, मतलब वो 1-2 के रेशियो में नहीं, और हाँ उससे भी ज्यादा होता है। जैसे आपने एक शेयर 100 गुना अप्लाई ओवर सब्सक्राइब हो गया 100 टाइम्स, और आपने समझो 2 शेयर दिए थे एप्लीकेशन में, 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, और आपने एप्लीकेशन में 2 शेयर्स अप्लाई किया था। अभी 2 का थोड़ी 100 से डिवाइड करोगे, 0.02, उतना शेयर थोड़ी देगा कोई किसी को, आपको एक भी नहीं मिलेगा। सपोज आपने 10 शेयर अप्लाई किए थे, 0.1 होता है, वो भी नहीं मिलेगा। आपने 100 शेयर अप्लाई किए थे, 1 मिलेगा। 100 शेयर अप्लाई किए थे तो 1, 200 किए थे तो 2, लेकिन साला 50 शेयर अप्लाई किया तो 0.5 शेयर तो होता नहीं है, तो रिजेक्ट करते। वैसा है, तो तभी रिजेक्शन होती है। तो बोलते हैं ना आईपीओ लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। नहीं लाएगा का मतलब रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी है एप्लीकेशन का कि आपका नंबर ही नहीं लगता। ऐसा। सो यहाँ पर दो चॉइसेस है। ये रिजेक्शन अभी बंद हो चुका है, ओके, बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन है तब रिजेक्शन, अदरवाइज नहीं है। तो रिजेक्ट या फिर प्रो रेटा, ओके। ये क्या करना है, प्रॉब्लम में आपको दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, is the company rejecting the extra applications or is it allotting the shares on pro rata basis? That information would be given to you. देखो पढ़ो, it received applications for 6,000 preference shares. Application of 1,000 shares were rejected and the money was refunded. Yeah. So જે પ્રો રેટા થાય ઈ એની ઇન્ફોર્મેશન બારે માર્કેટમાં ડિસ્ક્લોઝ થાય કે ઈ કંપની हाँ, એનું disclose થાય ને, disclose થાય ના પ્યોર બધું ઓપન. શું રેશિયો હતો, શું રેશિયોમાં શેર્સ ગયા, બધું ઓપનલી હોય. Everything is available online. दूसरा सब्सक्राइब फॉर द मतलब आईपीओ में लिया है वो जब भी मार्केट में आता है वो लोग निकाल देते हैं ना शेयर्स. Some people keep, some people sell it out. शेयर होल्डर के ऊपर रहता है, तुम्हारे ऊपर है, तुमको कब बेचना है, कब खरीद के रखना है, योर चॉइस. Got it? All videos on now. One more time I find one off video will be out straight away out. Important part पढ़ा रहा हूँ, मस्ती मत करो. अनुज, आरुषि,
दिशिता, रेविन, तान्या, now listen. Here, what is happening? You read. It received application for 6,000 preference share. Application of 1,000 shares were rejected, and the money was refunded. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको applications आए 6,000, लेकिन आप अलॉट कर सकते हो कितने? 5. तो आपने शेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक 1,000 वाले और एक 5,000 वाले. इसको लेट अस नेम इट एज ए, इसको लेट अस नेम इट एज बी. तो जो 1,000 वाले थे उनको आपने क्या किया? प्लीज डोंट टॉक नाउ. 1,000 वाले को क्या किया आपने? रिजेक्ट. ओके, शट अप. एंड 5,000 वाले को पूरा का पूरा अलॉट कर दिया 5,000. ये कैसे किया होगा? ये क्राइटेरिया समझा आपको? ये जो 1,000 वाले होंगे ना, इसमें 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, ये वाले कैटेगरी होंगे एप्लीकेशन. इसमें 100, 200, 500, 1,000 वाले होंगे. ज्यादा एप्लीकेशन वाले को एक्सेप्ट कर देते, कम वाले को रिजेक्ट कर देते. ये होता था, अभी नहीं. ये होता था. ओके, अभी प्रो रेटा होता है. आपको पता है ना, प्रो रेटा रेशियो में होता है. रेशियो का मतलब क्या? 6,000 को 5,000 अलॉट कर दिया, मतलब जिसने 6 अप्लाई किए थे उसको 5, जिसने 60 शेयर्स अप्लाई किए थे उसको 50 दिए जाएंगे, जिसने 70 शेयर्स. 6:5 का रेशियो. प्रोरेटा का मतलब क्या है? 6:5. 6:5 मतलब किसी को भी निराश नहीं. यहाँ पे ये 1,000 शेयर होल्डर निराश होकर चले गए, इनको एक भी शेयर मिला नहीं. प्रोरेटा में ऐसा नहीं होता. प्रोरेटा में क्या होता है? जिसने 6 शेयर अप्लाई किया उसको कितना अलॉट होएगा? 5. जिसने 60 अप्लाई किया उसको 50. जिसने 600 अप्लाई किया उसको, हर एक शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट होंगे. उनका एक्स्ट्रा पैसा क्या करने का सब में बताते. प्रोरेटा पे हम लोग बाद में जाते हैं. ये सब में क्या हो रहा है? प्रोरेटा है कि रिफंड, रिजेक्ट. रिजेक्ट में एक्स्ट्रा पैसे का क्या होगा? रिफंड. एक्स्ट्रा पैसे का क्या होगा? रिफंड. रिजेक्टेड. 1,000 शेयर को एक भी शेयर अलॉट किया ही नहीं, पूरा पैसा वापस कर दिया. ठीक है. नाउ लिसन. यस प्रियल, यू हैव डाउट? Now, No, sir. read further. P was allotted 800 shares, did not pay the allotment money. Q was allotted 700 shares, did not pay the first call. R was allotted 600 shares, did not pay the final call. All the shares were forfeited and then reissued at 80%. Rest of the story is same. Only difference is in the first two entries. ध्यान से देखो, अभी पहला एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंट्री बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. Instead of equity, write down bank to preference share application account. Bank to preference share application. This is first and second entry अलग है. ये सब बाकी सब चीज सेम है. फर्स्ट और सेकेंड एंट्री थोड़ा अलग है. रेस्ट ऑल इज सेम. फैन ऑफ. मुझे बताओ, हाउ मेनी शेयर्स पे डिड यू रिसीव द एप्लीकेशन? 5, 4 और 6. आपने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने तो इश्यू कर दिया. 6,000 शेयर पे पैसा आ गया, ले लो. 6,000 इंटू व्हाट? नो 20 बॉस. 6,000 इंटू 20 एप्लीकेशन, दैट इज 1,20,000. 20 रुपया ही मंगवाया है ना स्टार्टिंग. दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव. एप्लीकेशन मनी रिसीव. अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा? क्या आप ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ट्रांसफर कर सकते हो कैपिटल में? कितने शेयर्स पे कर सकते हो? 5,000 इंटू 20 मतलब 1 लाख ही कर सकते हो. एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 20,000 रुपये. वो 20,000 क्या कर देना है? रिफंड. एंट्री क्या बनेगी? देखना ध्यान से. इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to preference share capital account
टू बैंक, इधर ही रिफंड कर देना। देखो कैसे करना है। एप्लीकेशन में कितना लिखोगे आप? 120, ये नलिफाई हो गया। कैपिटल में क्या है ट्रांसफर 120? नो, 1 लाख ओनली रिक्वायर्ड, खाली 1 लाख था, उससे ज्यादा पैसा आप ले नहीं सकते। तो एक्स्ट्रा पैसा क्या करना है? टू बैंक माने वापस, जैसे बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू बैंक, रिफंड, उल्टा वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया? 20,000। यही करना है एट द टाइम ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन में क्या करना है? टू बैंक। रिजेक्शन में क्या करना है? टू बैंक। कितना पैसा रिफंड किया समझे आपको? ये 5,000 इंटू 20 आपने डाला कैपिटल में, 1,000 इंटू 20 आपने कर दिया रिजेक्ट। दिस इज एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड। क्वेश्चन में भी लिखा है रिफंडेड, दिख रहा है आपको? तो हुआ क्या? पहले दो एंट्री में समझ आई बात? क्या हुआ बताओ मुझे। आपको कितने शेयर्स पे पैसे मिले? 6,000। 6,000 इंटू 20 मिले। आपको चाहिए थे कितने? 5,000 इंटू 20। तो 1,000 इंटू 20 ज्यादा आ गए, 20,000 ज्यादा आ गए। 20,000 को क्या करना है? रिफंड कर देना है, वापस चले गए। अब आपके पास कितने शेयर्स हैं? तो आगे वाले सब चीजें कितने शेयर्स पे होंगी? 5,000। नेक्स्ट स्टोरी रिमेन्स सेम। थर्ड एंट्री आप बताओ क्या करोगे अभी? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर छे? अभी तो सब स्टोरी सेम है। अभी कितने शेयर्स की एंट्री करनी है हर एक बारी में? 5, 5, 5, 5, 5। 6 की एंट्री शुरू में क्यों की? क्योंकि पता नहीं था कितने शेयर्स पे पैसा आने वाला है। ज्यादा आ गया, रिफंड किया। अभी 5, 5, 5, 5, 5। कितना आएगा बताओ अलॉटमेंट में? 5,000 इंटू 40, 2 लाख, बराबर छे? हेलो, अभी 6,000 का कोई काम धंधा है यहाँ पे? कुछ नहीं। अलॉटमेंट ड्यू। देन व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? Receive the allotment money. Are all the shareholders paying the allotment money? Check. P, who was allotted 800 shares, did not pay the allotment money, right? So entry क्या बनेगी? Bank call in arrears account debit to what? Preference share allotment. Preference share allotment, right? Real, what is happening in between? Nothing is happening from my side. तुम्हारे आई From थिंक some- यहाँ से आवाज अनम्यूट नहीं, होके आ मेरा रहा है। कब नहीं, कब से मेरा म्यूट ही है। अच्छा अच्छा, कोई दूसरे का होगा। हाँ चैत्य का है। बैंक कॉल इन अरियर टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? 2 लाख, बराबर है? हाउ मच इन कॉल इन अरियर? थिंक 800 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 800 इंटू 40 कितना होता है? 42,000। एंड बैंक में कितना आएगा? 168। हेलो, समझा? ये पहले भी किया था हमने, सेम चीज। बैंक CIA टू फर्स्ट, सॉरी, बैंक CIA टू अलॉटमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ आफ्टर अलॉटमेंट? पहले ड्यू की रिसीव, तो क्या हो गया एंट्री? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है? हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग ऑन फर्स्ट कॉल? 5,000 into 20, right? 1 lakh, correct? Is that right? And then this is first call due. This is first call due. And then what do you do? While receiving, check what is happening. Check. All of you check the question. Q was allotted 700 shares, did not pay the first call. So only Q did not pay, या फिर P and Q both?
P and Q पे हो. Once a defaulter, always a default. So entry क्या बनेगी वापस? Bank call in arrear to preference share first call. अच्छा ये आएगा 1 लाख. अच्छा कितना शेयर पे पैसा नहीं आया? 1500 इंटू व्हाट? 20. कितना होता है? 30,000. और बैंक में आएगा आई थिंक 70,000. दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव एंड CIA एडजस्टेड. एंट्री वही हो रही है बैंक टू कैपिटल, खाली बीच में कॉल इन अरियर घुस रहा है, जो पैसा मिलना बाकी है. बराबर है? अच्छा व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? रेफरेंस. बैलेंस शीट इसमें बैलेंस शीट नहीं, बाद में आगे आएगा, मैं बताऊंगा. बैलेंस शीट विल मेक लेटर, नॉट इन दिस सम. Preferences second and final call to preference share capital. बराबर है? Preference share second and final call to preference share capital. Tell me. Preference share second and final call to preference share capital. How much? 2 lakh. कितना शेयर है आपके पास? 5,000 इंटू व्हाट? 20. कितना होता है? 1 लाख. 2 लाख कहाँ से? 1 लाख. अरे हाँ सॉरी. दिस इज सेकेंड कॉल ड्यू. देन यू रिसीव द मनी. क्या होगी एंट्री? बैंक कॉल इन अरियर टू व्हाट? रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Who is defaulting on this? Check check check. कौन डिफॉल्ट कर रहा है? R भी आ गया अभी. R was allotted 600 shares, did not pay the final cost. तो खाली P है, खाली Q है कि PQR तीनों है? PQR तीनों है. तो टोटल कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है? हाँ 2100. 800 of P, 700 of Q and 600 of R. बराबर है? 2100 shares. Into what? 20 कितना होता है? 42,000. तो 58 आएगा यहाँ पे. बैंक में 58. हेलो. सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड. यहां तक समझ में आया क्या हुआ? सबको क्लियर यहां तक? सब अलग क्या किया मैंने? स्टार्टिंग का 2 एंट्री यही अलग था. क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था. क्या हो गया था? ओवर. ज्यादा शेयर्स पे पैसा आ गया तो कंपनी ने क्या पाथ फॉलो किया? डिड इट गो फॉर रिजेक्शन? डिड इट गो फॉर प्रोरेटा? रिजेक्शन. सेकेंड एंट्री में रिफंड टू बैंक. अब इश्यू तो खत्म हो गया. 5-6 महीने बीत गए. लेटर भेजा, पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो. भरा. कंपनी को आया गुस्सा. कंपनी ने क्या किया? कैंसल कर दिए शेयर्स, फोरफिट कर दिए. याद है आपको फोरफीचर की एंट्री कल हमने सीखी थी लास्ट तक? क्या करनी है? कैपिटल को क्या करना है? डेबिट करना है. टू कॉल इन अरियर टू व्हाट? शेयर फॉरफीचर. शेयर फॉरफीचर. जो टू बैंक मत लिखना, यहाँ पे रिफंड नहीं करेगी कंपनी, यहाँ पे हड़प लेगी. शेयर फॉरफीचर याद है? ये भूल गए सब लोग? घर वालों को याद है? कैपिटल नलिफाई हो रहा है तो डेबिट, कॉल इन अरियर नलिफाई हो रहा है तो क्रेडिट, और शेयर फॉरफीचर. बराबर है? बचा हुआ पैसा प्रॉफिट. मुझे बताओ हाउ मच यू विल राइट इन कैपिटल? हाउ मेनी शेयर्स आर वी कैंसिलिंग? 2100 इंटू व्हाट? 100. जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट. 100 रुपए से बढ़ाया था उनका कैपिटल कि आएगा आएगा आएगा, भी आने वाला नहीं है तो घटा दो. 100 रुपए से क्रेडिट किया था, 100 रुपए से डेबिट करके नलिफाई करो. कितना होता है ये? 21,000. इज दैट राइट? करेक्ट? हाउ मच यू विल? 2,10,000.
2,10,000 था. Preference share capital is 2,10,000. 2,100 into 100. 2,10,000. Is this right? How much in call in arrear? इन सबका मिला के कितना था कॉल इन अरियर? देखो यहाँ पे इसका था 30,000, इसका था 42 और 32, तीनों को ऐड करो. 62 plus 42, 1,04,000. Right. Hello. And how much in 4 feature? 1,06,000. देखो, please be quiet. Be quiet. 1,06,000 is the part of share forfeiture. You have to know how did that 1,06,000 come. This is very important. Okay? क्योंकि आगे जाके complicated sum में आपको parts में पूछा जाएगा कि forfeiture का ये पैसा कहाँ से आया, ये पता होना बहुत ही जरूरी है. ये 1,06,000 में कौन सा पैसा पड़ा हुआ? जो मिला था, जो हड़पा था हमने कैपिटल की तरफ, राइट? तो पी ने क्या भरा था? सिर्फ एप्लीकेशन और कुछ? बस पी ने खाली एप्लीकेशन भरा था. पी के कितने शेयर्स थे? 800 into 20 कितना होता है? 16,000. क्यू ने क्या भरा था? 700 शेयर पे एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, so 60, which is 42,000. एंड आर ने क्या भरा था? फर्स्ट कॉल तक भरा था. on how many shares? 600 shares. 20 plus 40 plus 40, 600 into 80, that is 48. टोटल ये आना ही चाहिए 1,06,000. मैंने इससे पहले कुछ बोला, आपने सुना? आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड सम्स आएंगे जहां पे आपको इंडिविजुअली पूछा जाएगा कि एक एक बंदे ने कितना भरा था. ओके, जो हड़प लिया हम, ये एंट्री में मिल जा रहा है आपको. आगे जाके इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए कि ये अमाउंट का ब्रेकअप क्या है. नहीं, ये वाला समझा ब्रेकअप? तीनों ने क्या क्या भरा हुआ है? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? पक्का? नाउ 1,04,000 में 1,04,000 में कहां से आया? 1,04,000 का ब्रेकअप क्या है? ये 32, 30 और 42 है ना, फर्स्ट सेकंड और अलॉटमेंट ये कॉल इन है. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं पी का कितना है, क्यू का कितना है, आर का कितना है, बता सकते हो? इसमें पी का कितना है? 32. 800 शेयर पे पी ने क्या नहीं भरा? 40, 20, 20, मतलब 800 into 80. 800 into 80 बराबर है 800 into 80, that is 64,000. इसमें पी का हिस्सा 64 हुआ. क्यू का कितना है? 700 शेयर्स पे कितना? ये और ये दो, लास्ट का दो नहीं भरा उसको, तो 40, 28. और आर का कितना है? 600 into 20, 12,000. टोटल करो 12, 28 और 64. वो टैली होना ही चाहिए. सर. That means you done it correctly. Yes. सर वो थोड़ा नीचे लिखो या फिर ट्राइपॉड को थोड़ा ऊपर लेके जाना, नहीं दिख रहा है. ठीक है, जो पैसा वो लोग ने नहीं भरा, 800 into 80, 64, 700 into 40, 28, 600 into 20, 12. नाउ ये हो गया क्या? किसकी एंट्री की हमने? फोर फीचर ऑफ 2100 प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, अब इसके बाद कंपनी रुकता नहीं है, क्या करता है? री इश्यू करता है. यही शेयर्स के क्या प्राइस पे री इश्यू किया उसने? पढ़ो, 80 रुपीज में री इश्यू किया है. 100 रुपए के 80 में क्यों किया है?
लालच, 20 रुपया लॉस, कहां से उठाने का लॉस, एंड पूरा पैसा साथ में मंगवाने की पार्ट्स में, क्या होगी एंट्री, बैंक एसेट बढ़ा तो डेबिट, शेयर फॉर फीचर आपका रिजर्व घटा तो क्रेडिट, शेयर फॉर फीटेड या शेयर फॉर फीचर टू व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में कितना लिखना है पहले, 2100 इंटू 100 कैपिटल। कैपिटल तो उनका पूरा 210 है ना, उनको पैसा कितना देना है, बैंक में कितना आएगा, 1,68,000। कैपिटल तो 210 है, फ्यूचर में चुकाओगे तब 210 चुकाओगे। अब पैसा अभी आज कितना देना है उनको, 80 रुपीज देना है, तो ये आएगा 168 और ये आएगा 32। ओके, अभी आपको देना है 168, लेकिन फ्यूचर में आपको मिलेगा 210, बीच में कंपनी अपने जेब से देगी 32। बोलो ओके 42, 21 इंटू 2 42। ये टैली होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट देखिए बराबर है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया री इश्यू ऑफ 2100 शेयर्स, इसके बाद भी एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, टेम्पररी प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करना है, परमानेंट रिजर्व। कौन सा है टेम्पररी रिजर्व, यहाँ पे शेयर फॉर, ये टेम्पररी है, इसको खाली कर देना, कहाँ डालना है, परमानेंट में। व्हाट इज दैट परमानेंट रिजर्व, वेयर यू ट्रांसफर इट, कैपिटल रिजर्व। व्हाई नॉट रेवेन्यू रिजर्व, हर साल का प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वन टाइम है, so non recurring in nature, it's a capital receipt, so you transfer it to capital reserve, got it। एंट्री क्या होगी, 1 लाख। अच्छा, कितना ट्रांसफर करना है, 106 माइनस 42, नेट प्रॉफिट कितना आता है, 64,000, राइट। 64,000 क्या एंट्री करोगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना, 106 माइनस 42, 64, राइट। दिस इज शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, टेम्पररी टू परमानेंट। मुझे एक बात बताओ, आपने कितना किया, 106 माइनस 42 किया। व्हाट इफ यहाँ पे 42 की जगह 1 लाख होता, 6,000 ट्रांसफर कर दे। व्हाट इफ यहाँ पे 1,06,000 होता, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। व्हाट इफ यहाँ पे 1,10,000 होता, नॉट पॉसिबल। कंपनी अपना नुकसान करके शेयर्स इश्यू करने वाली। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, the loss in the reissue part can never exceed the profit on forfeit. सुना, the loss on the reissue part can never exceed the profit on forfeit. प्रॉफिट से ज्यादा यहाँ पे लॉस कभी होने वाला, कंपनी एड़ा नहीं अपना जेब में से पैसा देगी, पैसा लेना है, देगी काय को, तो अपना जेब में से नहीं डालने वाली हो। इज दिस क्लियर। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इक्वल हो सकता है, 1,06,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। रीइश्यू करके वापस वही मैं तुमको बोल रहा हूँ, एक बार इश्यू हो गया तो वापस वही शेयर पे कैसा वापस पैसा लेगा, ये नया ही है, पूरा भर दिया। तेरे को मैंने शेयर होल्डर बनाया, तेरे से पैसा ले लिया, अब वो शेयर में किसी और को वापस इश्यू नहीं कर सकता, तू ही शेयर होल्डर। तेरा रिजेक्ट हुआ, फॉरफिट किया, तो फिर किसी और को मैं कर सकता। चलो, एक बार वापस एक ही शेयर पे 2-4 लोग का नाम नहीं आएगा। हाँ बोलो। फॉरफीचर समझाओ ना एक बार वापस। फॉरफीचर
देखो 1 मिनट, 4 फीचर देखो सब लोग। 4 फीचर में क्या बताया था मैंने, कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है, कैपिटल बढ़ रहा था, नॉर्मली पैसा लेते थे, तो 4 फीचर में क्या हो रहा है, घट रहा है, कैंसल हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया, डेबिट, कैंसल, 4 फीचर मतलब कैंसलेशन, तो कैपिटल वाज लायबिलिटी, लायबिलिटी को कम करना है तो गिव इट अ डेबिट, कैंसल करो, हटाओ। अच्छा, कॉल इन अरियर क्या था कंपनी के लिए, एसेट, एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, अभी घट रहा है, जब तक मिलने वाला था तब तक डेबिट 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 कर रहे थे, बढ़ रहा था, डेटर बढ़ रहा था, पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, अभी आने वाला नहीं है, तो कॉल इन अरियर को क्रेडिट किया, घटाया, कैपिटल को डेबिट किया, कैपिटल नलिफाई हुआ, लायबिलिटी घटी, कॉल इन अरियर क्या था, एसेट, एसेट को क्रेडिट किया मतलब एसेट घटा, एंड टू बैंक नहीं किया, जो पैसा हड़पा हुआ था टू बैंक नहीं किया, डिड यू रिफंड, व्हाट डिड वी डू, रख दिया, किसमें रख दिया, शेयर फोर, दैट्स योर रिजर्व, दैट्स योर, याद है कल बताया था बैलेंस शीट बना के, इधर कैपिटल था, इधर कॉल इन अरियर और बैंक था, कैपिटल नलिफाई, कॉल इन अरियर नलिफाई और बैंक नलिफाई, उसके जगह शेयर फोर, एसेट में बैंक, लायबिलिटी में फोर, गॉट इट, फोर फीचर इज योर रिजर्व, समझा विदुषी। So how did you get 1,000 over there, 1,04,000 about in 4 feature? 4 फीचर में 1,04,000 के ऊपर, No, 1,04,000 only. हाँ 1,04,000 कहाँ से मिला, Yeah. ये सब कॉल इन अरियर ऐड किया, 32, 30 एंड 42, सब कॉल इन अरियर को ऐड करो ना, वही तो नलिफाई करना है, हाँ बोलो। बोला शेयर फोर फीचर में તમે 1,06,000 minus 42,000 કેમ ગયું? 1,06,000 લાસ્ટ એન્ટ્રી 11th એન્ટ્રી. હા આ ફાઇનલ એન્ટ્રી ને, શેર ફોર ફીચર ટુ કેપિટલ રિઝર્વ, આમાં શું કરે છે, શેર ફોર ફીચરમાં જે નેટ પ્રોફિટ છે ધેટ ઇઝ વોટ યુ આર ટ્રાન્સફરિંગ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ, ટેમ્પરરી રિઝર્વ ને ખાલી કરીને પરમાનન્ટ માં નાખે છે, ટેમ્પરરી રિઝર્व માં કેટલા પૈસા છે, હાઉ મચ प्रॉफिट यू आर हैविंग, पहले कितना प्रॉफिट से क्रेडिट किया उसको, 1,06,000, अभी 1,06,000 था, फिर ये लॉस हुआ तुम्हारा री इश्यू पे 42 का, तो इतने से डेबिट हुआ तो कम हो गया ना वो, तो बचा कितना, क्रेडिट माइनस डेबिट, रिजर्व है, क्रेडिट करोगे उतना बढ़ेगा, डेबिट करोगे उतना घटेगा, 1,06,000 माइनस 42, नेट रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है अभी 64, दैट मच यू ट्रांसफर, सर समझा, कॉल इन अरियर નું બ્રેકઅપ સમજાવો એક ખાસ, कॉल इन अरियर में શું કયા પૈસા લખે તું, कॉल इन अरियर में कौन सा पैसा लिखते हो, जो पैसा आया कि जो पैसा नहीं आया, नहीं आया, आने वाला था लेकिन नहीं आया, कॉल इन अरियर वो है जो आने वाला था, जो वो लोग ने नहीं भरा अभी तक, पी ने क्या नहीं भरा था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो एप्लीकेशन भर के भाग गया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कितना 40 20 20 80 80 into 800 64,000, क्यू ने क्या भरा था, खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, फिर वो भाग गया, फर्स्ट और सेकंड कॉल उसने नहीं भरा, तो 20 20 कितना होता है 40 40 into 700 शेयर क्यू का 28,000, और आर ने क्या भरा था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भरा था, सेकंड कॉल नहीं भरा, 20 रुपया नहीं भरा था, 20 रुपया इंटू 600 12, तीनों को ऐड करो, दैट इज टोटल कॉल इन, वो तीनों को ऐड करो या ये तीनों को ऐड करो, वही आंसर आएगा, 32 30 और 42, दोनों में फर्क समझा, 32 30 और 42 का भी टोटल यही है 1,04,000, और 64 28 12 का भी टोटल 1,04,000 है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, उधर पी अलग है क्यू अलग है, इधर पी क्यू आर में बाइफरकेशन नहीं है, इधर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का बाइफरकेशन, समझा, दोनों में टोटल सेम ही है। नेक्स्ट, यस, एनी अदर डाउट, अब देखो नेक्स्ट वन, सम नंबर yeah,
Sum number 12. Sum number 12. So take sum number 12. Goldie Company Limited. कौन है Goldie? Issued at par 1 lakh equity shares of 100 each. 1 lakh equity shares of 100 each. Of 10 each, sorry. Payable as 3 on application, 4 on allotment, and balance on final call. Goldie Company Limited, what is the face value of shares? 10 rupiah. What is the breakup? 3, 4, 3 part. Shut up now. All 3 of you will be out. Tell me, 3 on application, 4 on, and 3 on first and final. एक ही call है यहाँ. पढ़ो क्या हो? All the shares were fully subscribed. Is it over subscription, under subscription, or at par? At par. Except for a shareholder, Mr. Poor, having 1000 shares who could not pay the final call. Final call उसने भरा नहीं. वो उसको क्या बोलते हैं? Call in arrear. Past journal entries to record this transaction, assuming that call in arrear were received from Mr. Poor in the books of Goldie Limited. Call in arrear का पैसा उसने दे दिया. तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कॉल. स्टार्ट करो जर्नल. मतलब आमा 9 एंट्री असतो ना. ये एंट्री लास्ट में है. पहली एंट्री लिखो. ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फर्स्ट एंट्री. इस समय उसने पैसा दे दिया तो विल यू फॉरफिट? इक्विटी शेयर. इसमें इक्विटी शेयर. पैसा दे दिया तो फॉरफिट करने की जरूरत नहीं. देखो क्या होगी? सिंपल सा सम है. पहला एंट्री बताओ. बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितना? एप्लीकेशन ना सर. एप्लीकेशन. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? बताओ. हाउ मेनी शेयर्स डिड यू इश्यू? और एप्लीकेशन भी कितने का आया? 3 रुपीस. 1 लाख पे 3. दैट इज 3 लाख. बराबर है. इज इट ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, और एट पार? दिस इज एप्लीकेशन रिसीव. बराबर है. सेकंड, व्हाट इज द सेकंड एंट्री? Equity share application to equity share capital. That is again 3 lakhs. This is application transferred. Then what? Equity share allotment to equity share capital. How much? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अलॉटमेंट पे? 1 लाख इंटू कितना? 4, राइट? 1 lakh into 4, that is 4 lakh. This is allotment due. Then what? Bank to equity share allotment. Is there any call in arrear with allotment? कितना रिसीव करोगे आप अलॉटमेंट पे? पूरा 4 lakhs. पूरा 4 lakhs. बराबर है. अलॉटमेंट रिसीव. अभी क्या लिखने का? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 3 lakhs. कैसे आया 3 lakhs? 3 into 1 lakh. This is first call due. First call due 1 lakh into 3. बराबर छे. And then when you received the first call, what is the entry? What is the entry for receiving the first call? Bank
call in arrear to equity share first and final call. नहीं, this is 3 lakh पूरा लिखने का first and final. Call in arrear पे कितना? हाँ 3,000. 2,97,000 is what you receive in bank, right? Correct? यहां तक आने के बाद अभी तक हम लोग क्या करते थे? हर एक सम में कैंसिल ही करते थे क्योंकि भाई कभी भरता नहीं था, लेकिन यहाँ पे चमत्कार हो गया, आके पैसा दे दिया. एंट्री क्या होगी? बैंक टू कॉल्स इन arrears 3,000. Bank to call in arrears, being call in arrear received. Call in arrear received. Is this clear? Bank to debtor. Call in arrear माने क्या है तुम्हारा? Debtor. It's basically bank to debtor. Got that? Clear with that? Comfortable? I want you all to try sum number 21 on your own now. See, Vaishali Limited. क्या? Vaishali Limited issued 10,000 equity shares of 10 each. Can you all see that? Sum number 21. ये कर लो पहले, ये कर लो. Complete this. 6th વાળાનું નરેશન શું આવશે? તમે કયો. फर्स्ट सम देखो क्या दिया. वैशाली लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call. What is the breakup? 3-4-3. Same breakup. Is there any second call? No, just like this sum. 10 rupiya face value, 3-4-3. The company received applications for 15,000 shares. ओवर सब्सक्राइब्ड है. 2 ऑप्शंस है कंपनी के पास, या तो रिजेक्ट या तो प्रोरेटा, या तो रिजेक्ट या तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्विटी है, कुछ नहीं दिया तो इक्विटी दिया भी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. बैंक में नाखी दीदू. क्या इसमें प्रोरेटा किया? नहीं, इसमें दिल तोड़ दिया. 5,000 शेयर होल्डर का दिल तोड़ दिया. उन बेचारों को एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ. देखो यहाँ पे क्या हुआ. तुमने 15,000 शेयर्स इश्यू किया था. शेयर होल्डर तो आ गए बेचारे अप्लाई करते करते. तुमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट, जाओ घर पे. और 10,000 शेयर्स को क्या किया? पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर दिया. अप्लाइड टू अलॉटेड. इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं? एक सम पहले ही किया हमने, अभी समझा? ये पार्ट समझा? कौन से क्राइटेरिया पे किया होगा ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन? ज्यादा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, कम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट. इज दिस क्लियर? घर वालों ने समझा हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप एंट्रीज पे जाते हैं. मुझे बताओ पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. लेकिन कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव? बताओ कितने शेयर्स पे आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे? बताओ 15,000. 15,000 पे करोगे कि 10,000 पे करोगे? 15,000. Why not on 10? Why not on 10? Because Why not on 10? applied for 15,000 का पैसा आया है. 15,000 शेयर्स पे पैसा आया है. Are you understanding? 15,000 पे पैसा आया है, 10 पे नहीं. इसीलिए बैंक का एंट्री पहले ऊपर आता है. कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है. पैसा मालूम ही नहीं है कितना आने वाला है. Getting that? तो बैंक टू एप्लीकेशन 15,000 इंटू व्हाट? 3 45. Is this clear?
गम्मत होगी सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री में क्या किया कंपनी ने, इधर एक एक्स्ट्रा चीट डाल दो टू बैंक, रिफंड कर दो। समझ में आ रहा है? 45,000 एप्लीकेशन में डालो, कैपिटल में कितना डाल, कैपिटल में मैक्सिमम कितना डाल सकते हो आप यहाँ? क्यों क्यों 10,000 शेयर ही है ना अलॉटेड, एक्चुअल शेयर 10,000 इंटू 3, जोल जाल नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। हाँ, ऑल आर गुड शेयर होल्डर, ऑल हैव पेड ऑल द मनी। ठीक है, 45, 30 एंड 15, इज दिस क्लियर? घर वालों को समझाइए। ऊपर पैसा आया, नीचे पैसा रिफंड। अभी कितने शेयर है कंपनी के पास? 10। नाउ ऑल द एंट्रीज वुड बी पास फॉर 10। धड़ाधड़ करते जाओ, 10 10 10। 10,000 इंटू 4 कितना आता है? 40,000। 10,000 इंटू 4 40,000 बराबर છે। પછી बैंक टू अलॉटमेंट कोई है? कॉल इन अरियर वाला है? कोई नहीं है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 इंटू 3। एंड फाइनल कॉल पे कोई डिफॉल्ट किया? सब अच्छे हैं। 30,000 समीश, इज दिस क्लियर? कर लो यहां तक। सर एक सेकंड साइड जा। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का अपना शीट का सम डिफिकल्ट है, तुमको सीए फाउंडेशन को दिमाग में रख के बनाना। इसमें मतलब ये लेवल ही है जो अपना शीट का लेवल है ना, ये हाई लेवल ही है, हाई लेवल ही है। Sir, can you repeat the question number? I haven't started anything. This is 21st sum we were doing. This is 21st sum we were doing. Next sum now I will tell. ये पहले कर लो, complete किया। Third sum. हो गया? कर लो कर लो। Complete this. Now there is a new concept. Without now sum number 23, देखो sum number 23, मुझे बताओ सम नंबर 23 में क्या हो रहा है। देखो सानिका कंपनी देखो सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares to the public at 10 each, payable as 2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call. So what's the breakup? 2 5 3 2 5 3. What is 2? What is 5? And this is first and final call. बराबर छे। हवे then payable as 2 5 and 3 or first and final. All the calls were made and the money were received. Company received applications for 20,000 shares. Issue था
10 का, एप्लीकेशंस आए 20 के। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये अच्छी कंपनी है, ये क्या कर रही है, प्रो रेटा कर रही है। प्रो रेटा का अर्थ क्या है, आपने 20,000 इश्यू किए थे, आपने सॉरी 20,000 का एप्लीकेशन आया था ना, आपने कितने इश्यू किए थे एक्चुअली 10, तो 10 से ज्यादा तो ले नहीं सकते आप, तो आपने क्या किया, प्रो रेटा किया। प्रो रेटा का मतलब एवरी शेयर होल्डर को आपने कुछ ना कुछ शेयर अलॉट कर दिया। इन विच रेशियो, 2:1. 2:1। अब जिसने 20 अप्लाई किए थे उसको 10, जिसने 30 अप्लाई किए थे उसको 15, 40 किए थे उसको 20, 50 किए थे उसको 25, 100 किए थे उसको 50। किसी को भी निराश, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट हुआ। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंट डे सिचुएशन। प्रेजेंट डे में हर बार क्या होता है, प्रो रेटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ओके, प्रॉब्लम में भी अगर यहाँ पे तो देंगे ही, रिफंड किया, रिजेक्ट किया या प्रो रेटा है, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करना है कि भैया प्रो रेटा। क्या है, प्रो रेटा। अब प्रो रेटा में क्या होगा, देखो एक्स्ट्रा पैसा तो आया है, आपने मंगवाया था कितना, 10,000 इंटू 2, 20 मंगवाया था, लेकिन आया कितना, 20,000 इंटू 2, 40, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा तो है ही। अब इमेजिन करो, आप सब शेयर होल्डर हो, आप सब ने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे, मैंने कितना अलॉट किया आपको 10, तो आपका 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट। वो मैं रिफंड नहीं करूंगा। क्यों रिफंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको अलॉटमेंट तो भरना ही है, आप सबको अलॉटमेंट तो भरना ही है। मैं आपको रिफंड करूं, आप वापस अलॉटमेंट भरो, इससे अच्छा क्या करूंगा मैं, अलॉटमेंट कम भरना। अलॉटमेंट में आप 20,000 रुपए कम भर देना। बात समझ आई। So in case of pro rata, you do not refund the money. It won't be to bank. You do not refund the money, but you transfer it to allot. यहाँ पे खाली to bank के जगह आ जाएगा to allot. और allotment receive करते वक्त आप उतना पैसा कम करें। Is this clear? इतना सा फर्क है बस। तो refund में क्या होता है, to bank, क्योंकि उससे वापस पैसे का इच्छा है ही नहीं, allotment भरना है उनको। रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो भरने का सवाल ही नहीं है, तो रिफंड कर दो, खत्म करो उधर। लेकिन अगर प्रोरेटा कर रहे, अगर प्रोरेटा कर रहे हो तो मतलब आपने सभी शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर अलॉट किया है, मतलब सभी शेयर होल्डर को अलॉटमेंट भरना ही है, तो व्हाई द हेल यू विल रिफंड द मनी, कीप इट विथ योरसेल्फ। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीव दैट मच लेस, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीव दैट मच लेस, 20,000 रुपीज लेस। इज दिस क्लियर? ये जो पैसा वो लोग का पड़ा हुआ है ना कंपनी में, एप्लीकेशन पे जो ज्यादा आके पड़ा हुआ है ना, क्या वो वापस करेंगे? नहीं, अपने पास ही रखेंगे ना टिल अलॉटमेंट। 2-3 महीने तक रखेंगे, उस पर ब्याज भी देती है कंपनी, उसका आपको एंट्री वगैरह करना नहीं है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता था, जो पैसा पड़ा हुआ रहता था ना 2-3 महीने तक, उसका आपको क्या मिलता था, इंटरेस्ट भी मिलता था। मतलब जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उस पर कंपनी विल पे यू इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके, ऐसा नहीं है कि हड़प लिया और रख दिया और मजा कर रही है कंपनी, इट गिव यू interest. Okay, so that interest and all you don't have, you have just the basic entries. So let's begin with the first step. मुझे बता first entry क्या, बैंक में रखने का उसको चुपचाप बस, और कहीं नहीं। बोलो मेरे को, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सोच के बताना कितना शेयर्स पे पैसा आया, 20,000. 10 पे कि 20 पे, 20 पे 20,000 multiplied by what, 2, that comes to 40,000. Is that correct? 20,000 multiplied by 2, that is 40,000. This is what, application received, application received. लेकिन आप क्या पूरा का पूरा 40 ट्रांसफर कर सकते हो कैपिटल में? How much can you ट्रांसफर टू कैपिटल? पहले एप्लीकेशन में 40 लिख दो, नलिफाई करो, एप्लीकेशन में 40 नलिफाइड, उसमें से कैपिटल में कितना जाए, Y20, ओनली 10,000 शेयर्स इनटू 2, दैट कम्स टू 20,000 रुपीज, राइट? करेक्ट। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10? Will you write to bank, to equity share allotment?
कितना ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे 20। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना। मुझे बताओ ये 20,000 में एग्जैक्ट 10,000 शेयर का 2 रुपया है कि हर एक शेयर होल्डर का पैसा? हर एक शेयर होल्डर का पैसा। इट्स नॉट ओनली 10,000 into 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक शेयर होल्डर, जैसे सपोज इसने 20 अप्लाई किया तो 20 शेयर में से 10 शेयर ही अलॉट हुए, 10 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा 10 into 2 20 रुपया। तुमने 200 अप्लाई किया, तुमको 100 अलॉट हुआ, 100 शेयर पे 2 रुपया, 200 रुपये। तो हर एक शेयर होल्डर का 2 रुपया इसके अंदर पड़ा हुआ 20,000। करेंगे ना वो भी एग्जाम, कॉल इन अरियर का आएगा। ओके, कैसे करना है वो करते हैं हम लोग। यहाँ तक समझा आपको? मुझे नहीं समझा। What is this? I didn't understand this. Pro rata you did not understand. Yeah, pro rata. Pro rata में 20,000 शेयर्स पे पैसे आ गए थे, तो कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट और 10,000 शेयर को एक्सेप्ट ऐसा नहीं किया। एवरी शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट किया। मतलब those who had applied for 200 उनको 100, those who had applied for 20 उनको 10, those who had applied for 50 उनको 25। हर एक शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स मिल गए। तो वैसे टोटल 20,000 शेयर्स जो आए थे उन सबको 10,000 से डिस्ट्रीब्यूशन करके मिल गए, अलॉटमेंट करके मिल गए 2:1 के रेशियो। अब तुमने सपोज 20 शेयर्स अप्लाई किया था तो तुमको अलॉट हुआ 10। तो तुम क्या बोलोगे कंपनी को, मैंने 20 अप्लाई किया था तो मैंने तो 20 into 2 40 रुपीज भरा है, लेकिन आपने तो मुझे 10 ही शेयर अलॉट किया, तो 10 into 2 20 होता है उसका, तो बाकी का 20 का क्या? तो कंपनी बोल रही है कि Kirtana, if you have applied for 20 shares, you have paid us 40 and we have adjusted only 20 in application, remaining 20 हम तुमको वापस नहीं देंगे क्योंकि तुमको अलॉटमेंट भरना ही है वापस। अलॉटमेंट में you have to pay 5 rupees। कंपनी क्या बोलेगी, we will keep that 2 rupees with us to pay us remaining 3 rupees at the time of allotment। That's what is happening। 2 रुपया रख लिया ना कंपनी ने एक्स्ट्रा, हर एक शेयर पे 2 रुपया रख लिया एक्स्ट्रा। 10,000 शेयर पे 2 रुपया, हर एक शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा 2 रुपया जो भी है कंपनी ने अपने पास रख लिया। समझो तुमने 20 अप्लाई किया था तो तुम्हारा 10 एक्स्ट्रा था ना, तो 10 into 2 20 रख लिया। किसी ने 200 अप्लाई किया होगा, उसका 100 शेयर्स अलॉट हुआ है, 100 into 2 200 रख लिया, ऐसे सब रख लिया। और उन लोग को बोला कि अभी अलॉटमेंट में 3 रुपया बस, 2 रुपया तुम्हारा हमारे पास पड़ा हुआ। पर इसके बाद वाले एंट्री में हम लोग 5 रुपीज ही लेंगे ना, और वो नेट इफेक्ट में चला। इसमें 5 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, बताते हैं। अब देखो, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट हुआ, अलग क्या हुआ, अगर रिजेक्ट करते तो टू बैंक रिफंड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रो रेटा हो रहा है, तो किधर डालने का, अलॉटमेंट। द फ्यूचर में इतना पैसा कम मिलेगा, फ्यूचर में इतना पैसा कम मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल में आपको पैसा मिल रहा है कि आप ट्रांसफर कर रहे हो? यहाँ पे ट्रांसफर कितना करना है, फुल 50। अरे कैपिटल में 50 लिखना पड़ेगा ना, ये ड्यू है, रिसीव करते वक्त कितना आएगा 30। देखो बताता, देखो इक्विटी शेयर, हाँ देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, देखो एक मिनट बाद में बताता हूँ। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल 10,000 लोगे कि 20 पहले वो बता। अभी तो सब एंट्री 10 का 10 into 5 कितना होता है 50। ये आपने क्या किया, ड्यू बताया कि भैया कैपिटल कितना मिलना चाहिए 50, ये मिला नहीं है, मिलना चाहिए 50 मिलना चाहिए ना कैपिटल में अलॉटमेंट के वक्त। अब आप चेक करोगे कि भाई जब रिसीव करने का टाइम आया तब will you receive full 50 now? No, because already you have received 20, so now bank वाले entry में you will receive only। एक मिनट, बैंक टू अलॉटमेंट 30 कहां से आया, 50 माइनस
20। अब सुनो, आपका लॉजिक क्या है, अलॉटमेंट को आपको नलिफाई करना। तो देखो अलॉटमेंट ऑलरेडी कितने से क्रेडिट हुआ है, इधर कितने से क्रेडिट हुआ और इधर कितने से डेबिट हुआ, 50। अगर इधर आप 30 लिखोगे तो अलॉटमेंट नलिफाई नंबर 1 एंड नंबर 2 कैपिटल में खाली 30 का ही क्रेडिट मिले, कितने का मिलना चाहिए। तो ये रिसीव्ड एंट्री नहीं है, ये किसकी एंट्री है, ड्यू। मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 50 ही मिलना है, कैपिटल में 50 ही चाहिए। लेकिन जब रिसीव करोगे तो 50 रिसीव मत करना, कितना रिसीव करो सिर्फ। क्यों 30 रिसीव कर रहे हो, ऑलरेडी आपको 20 मिल चुका, ऑलरेडी 20 आपको मिल चुका। एप्लीकेशन ऑलरेडी नलिफाइड है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी नलिफाइड हियर, कैन यू सी दैट। ये 40 कट हो चुका है। एप्लीकेशन में जो था ना वो तुमने ऑलरेडी अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। एप्लीकेशन में अभी कुछ पैसा है ही नहीं, एप्लीकेशन में से 20,000 डाल दिया अलॉट, इसलिए अभी कितना रिसीव करना है, सिर्फ। समझाओ, इधर गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 कर लेते हैं, यहाँ पे 30 नहीं करना है, कहाँ पे करना है, नीचे रिसीव में करना। समझा क्यों, या एक कॉमन गोल दिमाग में रखो, अलॉटमेंट को क्या करना है अपने को, नील। अल्टीमेट एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल होनी चाहिए अल्टीमेट एंट्री। तो अलॉटमेंट 0 होना ही चाहिए। कैसे होगा 0, 30 इधर 30 क्रेडिट, इधर 20 क्रेडिट, इधर 50, बाकी तो सब सेम है। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना आएगा, इसमें पूरा पे होगा ना, इसमें कोई ऊपर नीचे 10,000 इंटू 3। इधर तो 30 चाहिए और मिलेगा भी कितना। इज देयर एनी एक्सेस, कुछ एक्सेस, एक्सेस किधर खत्म हो गया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कैसे खत्म हुआ समझा, सबके 2-2 रुपए थे कंपनी के पास और भरना था कितना, 5। तो क्या 5 भरा वो लोग ने वापस, कितना भरा, 3 रुपया हो गया ना बैंक को अलॉटमेंट 30। अब तो सबको कितना भरना है वापस, 3 रुपए, तो 3 ले रहे हो बैंक को फर्स्ट एंड फाइनल। हाँ उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, वो भी आएगा एग्जाम। सम डेट्स आना पीपल कैन पे एडवांस मनी ऑल्सो, होता है। डेट आना मतलब इन द सेंस क्या है, जरूरत नहीं था फिर भी पे कर दी, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, विल बी डूइंग दैट। Oh, मतलब except application, all the other like first call, second call, allotted. No, everything will be calculated on 10,000 only. 10,000, that's what allotted. Sir, what is the applied shares in application? ज्यादा आया तो refund या pro rata, ज्यादा आया तो refund या pro rata, बाकी सब में 10 actual shares. What is the narration for the second entry? यही है नरेशन। अच्छा इसका नरेशन लिख लो, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, नरेशन लिख। एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, एक्सेस रिफंडेड नहीं, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन इतना सारा है कि पूरा अलॉटमेंट ट्रांसफर हो गया, फिर फर्स्ट कॉल में जाते, तो फिर सेकंड कॉल में जाते, ना अलॉटमेंट की सिर्फ ड्यू एंट्री आएगी ना, वो बैंक वाली फिर खाली ड्यू एंट्री आएगी, रिसीव में 0। उससे भी ज्यादा तो फर्स्ट कॉल में जाता है, उससे भी ज्यादा तो फाइनल, उससे भी ज्यादा तो रिफंड हो जाता। उसने इतना क्वेश्चन अभी जो डाउट पूछा ना, सेम क्वेश्चन ये साल का जुलाई पेपर में आया था कि अलॉटमेंट से ज्यादा आ गया था पैसा जो फर्स्ट कॉल में गया, रियल पारे। आएगा आएगा, फाउंडेशन में है वो, ठीक है, हो गया, दैट्स इट, यू कैन लीव। कल टेस्ट है 4 to 7, ओके, सेम शेड्यूल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डोंट प्रे फॉर द रेन बस।